इस वीडियो में हम लोग अनधिमान वक्रों की सहायता से सामान्य वस्तु, निम्न वस्तु और गिफिन वस्तु के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो में आप लोगों को अनधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से बताया गया था कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जो मूल्य प्रभाव होता है वो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग होता है। इसमें मूल्य प्रभाव यानी कि कीमत घटने या बढ़ने से उपभोक्ता प्रारंभिक संतुलन से अंतिम संतुलन पर जब पहुंच जाता है तो उसे पूरे को मूल्य प्रभाव कहा जाता है। यहाँ E1 से लेकर E3 तक के गमन को मूल्य प्रभाव कहा जाएगा, लेकिन इसे दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होगा आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता जब कीमत घटती है तो यानी पहले से वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीद पाता है। पहले वह केवल OL मात्रा में X की खरीद पाता था, अब वह कीमत घटने से OL1 मात्रा की यदि केवल X वस्तु खरीदे तो OL1 मात्रा खरीद पाएगा। लेकिन चूंकि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपभोग करेगा, हमारी मान्यता में भी यह निहित है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कुछ न कुछ मात्रा का उपभोग अवश्य करेगा। इसलिए अनधिमान वक्र मूल बिंदु को टच नहीं, या मूल बिंदु ये किसी भी अक्ष को टच नहीं करेगा, न तो X अक्ष को और ना ही Y अक्ष को। तो इस मान्यता के साथ वह कुछ न कुछ मात्रा दोनों वस्तुओं का उपभोग करेगा। यहाँ यह केवल बताया जा रहा था यदि केवल X वस्तु का ही वो क्रय करे अपने बजट को व्यय करके, तो कीमत घटने के बाद वह OL1 मात्रा क्रय कर सकता है। अब कीमत घट गई है तो उसका प्रभाव उसके प्रतिस्थापन पर जरूर पड़ेगा। अब कीमत घटने से एक आय प्रभाव होती है, उसे वास्तविक आय अपनी बढ़ी हुई प्रतीत होगी। उस आय प्रभाव को यदि समाप्त किया जाए यानी उससे इतनी आय ले ली जाए कि वह पहले के अनधिमान वक्र पर पहुंच जाए, तो उपभोक्ता जो E1 प्रारंभिक संतुलन था उस पर न रहकर E2 पर जाएगा। E2 पर इसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, यानी कीमत घटने का प्रतिस्थापन प्रभाव। लेकिन आय फिर से उसको वापस कर दी जाए तो वह E2 से E3 पर चला जाएगा। अर्थात यहाँ कीमत घटने पर X वस्तु की मांग बढ़ेगी और सामान्य वस्तु मांग के नियम का पालन करती है। अर्थात कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी। अब निम्न वस्तु के संदर्भ में हम देखते हैं। निम्न वस्तु के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव तो उसी तरीके से काम करता है, E1 से E2 तक जाएगा। लेकिन निम्न वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो मांग घटा देता है, तो जो आय प्रभाव है उसका इसके मांग के विपरीत असर डालेगा, लेकिन इतना प्रबल नहीं होगा कि वह कुल कीमत प्रभाव को समाप्त कर दे। यानी इतना प्रभाव उल्टा आकर वह समाप्त करेगा, लेकिन ये प्रभाव अभी बचा रहेगा। इसलिए निम्न वस्तुएं भी मांग के नियम का पालन करती हैं। मांग का नियम उसमें उतना प्रबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कीमत घटने पर इनकी मांग बढ़ती है। यानी इसका आय प्रभाव तो इसकी मांग घटा रहा है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव इतना प्रबल है कि मांग बढ़ा रहा है और ओवरऑल इसकी मांग बढ़ी हुई होगी। X1 X3 मात्रा उसकी मांग कीमत घटने पर बढ़ जाएगी। जबकि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव तो प्रबल है, लेकिन आय प्रभाव उससे भी प्रबल है, निगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से उससे भी प्रबल है। यहाँ प्रारंभिक संतुलन यह E1 है, यह दूसरा संतुलन E2 है और यह E3 है। आप देख पा रहे हैं कि E3 संतुलन प्रारंभिक मांग मात्रा से भी पीछे आ जा रहा है, यानी कि इसका जो आय प्रभाव है वह इन दोनों प्रतिस्थापन प्रभाव से कहीं प्रबल है और वह नकारात्मक है। मांग को पहले से भी घटा दे रहा है, यानी कीमत घटी तो इसकी मांग भी घट गई। इस तरह गिफिन वस्तु मांग के नियम का पालन नहीं करती। मांग का नियम सामान्यतः यह कहता है कि अन्य बातें समान रहें तो कीमत घटने पर मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी। जबकि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आप यहाँ देख रहे हैं अनधिमान वक्र विश्लेषण में भी कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर मांग घट जा रही है। तो ये वीडियो के पहला भाग है, इसमें हमने आपको तीनों वस्तुओं के बारे में बताया। अब हम वीडियो के अगले भाग में आपको
आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव का योग कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है, यह स्टलस्की की विधि और हिक्स की विधि की तुलना करके बताएंगे। हाँ, वीडियो के इस भाग में आप देख रहे हैं 2 चित्र बना हुआ है। एक क्षतिपूरक परिवर्तन विधि है जिसको हिक्स ने दिया है, और दूसरा तुल्य मूल्य परिवर्तन विधि है जिसको स्टलस्की ने दिया है। हिक्स कहते हैं कि क्षतिपूरक परिवर्तन इतना किया जाए कि उपभोक्ता पहले वाले उपभोग स्तर को प्राप्त कर ले, यानी यदि उसके आय प्रभाव को समाप्त करने के लिए आय में इतनी आय वापस ली जाए कि वह पहले वाले उपभोग स्तर यानी IC1 को, पहले वाले संतुष्टि स्तर IC1 पर वह पहुंच जाए, तो यहाँ देखेंगे केवल प्रतिस्थापन प्रभाव बचता है और तब उपभोक्ता E1 से E2 पर संतुलन प्राप्त करता है। और जब उसे क्षतिपूरक परिवर्तन में ली गई आय जब वापस दे दी जाती है तो आय प्रभाव आता है और उपभोक्ता E2 से E3 पर चला जाता है। इनकी विधि और इनकी विधि में अंतर यह है कि हिक्स कहते हैं कि उस संतुष्टि स्तर पर पहुंच जाए, यानी उस अनधिमान वक्र पर पहुंच जाए, लेकिन स्टलस्की कहते हैं कि नहीं, उपभोक्ता में उतना मूल्य उसे अवश्य दिया जाए, आय प्रभाव समाप्त करने के बाद उतना मूल्य उसे अवश्य दिया जाए कि वह पहले वाले संयोग को भी क्रय कर सके, वह पहले वाले संयोग को क्रय कर सके। इसलिए उनकी जो रेखा है, बजट रेखा है, नई क्षतिपूरक परिवर्तन के बाद की बजट रेखा है, वह इस पहले वाले संतुलन बिंदु से होकर गुजरती है और यह पहले वाले अनधिमान वक्र को 2 जगह काट देती है। इसलिए एक बुद्धिमान उपभोक्ता इस वक्र पर न रहकर यानी E1 पर उपभोग न करके वह नए अनधिमान वक्र पर पहुंच जाता है, यानी IC2 पर पहुंच जाता है। तो और उसका नया संतुलन पहले वाला अनधिमान वक्र के E1 से हटकर एक ऊंचे अनधिमान वक्र E2 पर हो जाता है, और पुनः जब आय उसे वापस दी जाती है तो उसका संतुलन E2 से हटकर E3 पर हो जाता है। तो अंतर ये है कि हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता जहाँ उसी अनधिमान वक्र पर रह जाता है, प्रारंभिक अनधिमान वक्र, प्रारंभिक संतुष्टि स्तर पर रह जाता है। स्टलस्की के विधि में उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव में भी एक ऊंचे अनधिमान वक्र पर पहुंच जाता है। यही इन दोनों विधियों में अंतर है, आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।